यदि 9वें घर का 10वें घर का संबंध हो जाए, राजयोग बनता है, भाग्योदय होता है। 5th लॉर्ड 9th हाउस का संबंध हो जाए, वन इज बॉर्न लकी। महाधनी बनने के लिए धनी नहीं होता, 5th और 9th जो है धन नहीं देता, भाग्यशाली बनाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने अपने आसपास भी देखा है, जो कुछ नहीं करते, ना तो वो मेहनत करते, ना उनका लाइफ में इतनी स्ट्रगलिंग होती, बट फिर भी बिना कुछ किए भी ना उन्हें अचानक से बहुत कुछ मिल जाता है। देखिए, अचानक से कुछ नहीं मिलता है, फिर दशाओं का खेल है। अगर हम मेष लग्न की कुंडली की बात करते हैं, 10वें घर का स्वामी इसमें बनता है शनि बनता है, 11वें का भी शनि बनता है, 9वें का बृहस्पति बनता है। अगर दोनों इकट्ठे बैठ गए तो राजयोग धन योग बनाते हैं। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्सर हम इंसानों की ये शिकायत होती है, या यूँ कहूँ कि हम सभी मन ही मन में ये सोचते हैं कि क्या हमारे साथ जो बुरा होता है, या कुछ लोग बहुत ही महाधनी बनने के लिए आए हैं, जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, क्या उनकी कुंडली में ऐसे कोई ग्रह होते हैं जो ये संकेत देते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली क्या बता रही है, आपके आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है, क्या आप भी इस धरती पर पैदा हुए हैं राजयोग लेकर, क्या आप पैदा हुए हैं महाधनी बनने के लिए, या फिर क्या आप पैदा ही हुए हैं इस दुनिया में सक्सेस पाने के लिए? यदि आप जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली को खोलिए, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमने इतने तथ्यों पे बात की है। 12 हाउसेस, 12 घर क्या इंडिकेट करते हैं आपको, क्या संकेत देते हैं आपको, क्या बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। यदि आपका भाग्य रुका हुआ है ना, आप खुद को कोसते हैं कि हमारा भाग्य कब चमकेगा, तो बस अब आपका भाग्य चमकने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि आखिर कौन से ग्रह किसके जिम्मेदार है, और क्या ये ग्रह संकेत दे रहे हैं आपको, और क्या आपको इसके लिए करना है कि आपकी ज़िंदगी जो रुकी हुई है वो रफ्तार से चलेगी। इसके लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं, जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर अनिल कुमार सिंह जी, जो आपको बताने वाले आखिर 12 घरों के आधार पर कौन कौन से ग्रह आपको क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या उच्च फल आपको देने वाले हैं। इसके लिए पूरे पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम हमेशा की तरह गुरुदेव श्री के.एन. राव जी को नमन करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम। आज का पॉडकास्ट मैं शुरू करना चाहती हूँ, उससे पहले मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहती हूँ। यदि आपके पास आपकी कुंडली है ना, तो उससे अभी निकाल कर आप बैठ जाइए, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बातें करने वाले हैं, इतना कुछ जानने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में महापरिवर्तन लेकर आएगा। अनिल जी, जब भी ना हम बात करते हैं, या यूँ कहूँ कि जब हम इस धरती पर आते हैं, तो कहते हैं कि आपकी कुंडली ही आपका पूरा भविष्य तय करती है, कब, कहाँ और किस तरीके से आपके जीवन में आपको क्या मिलेगा। मैं जानना चाहती हूँ 12 हाउसेस को लेकर के, 1 बाय 1 सारे हाउसेस पे डिस्क्राइब करके, कि आखिर अगर कोई व्यक्ति आया है, यदि उसका भाग्य रुका हुआ है, तो कौन से घर उसके जिम्मेदार होंगे, किन लोगों के जीवन में राजयोग जन्म से ही वो लेकर आए हैं, और किन्हें मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। देखिए, जब आपने बात की एक व्यक्ति जन्म लेकर आया है और आते ही उसका भाग्य लिखा गया, इसका मतलब ये है, आप ये मानते हैं कि जो जिस समय जन्म हुआ, ये पहले ही विधाता ने तय कर दिया था, यह व्यक्ति इस समय इस व्यक्ति के घर में और इस जगह पर पैदा होगा। ये पूर्व जन्मों के कर्मों से उसका निर्धारित हो गया था, इसे बदला नहीं जा सकता। इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा। जैसे आजकल सिजेरियन की बात होती है, एक्सेक्शन कराना है, ये वो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं सक्सेसफुल हो पाते हैं, उसी टाइम में हो जाए बच्चों का जन्म। नहीं तो वो अमूमन ये जो हम टाइम निकालते हैं बर्थ का, ये गलत हो जाता है, क्योंकि विधाता ने तो समय पहले ही निर्धारित किया हुआ है। हम और आप कौन होते हैं इसके लिए जिम्मे वो करने वाले। कोशिश की जाती है, पर कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर समय जो होता है मिस हो जाता है किसी भी कारण से। उसके बाद आपने बात की कुंडली के 12 भावों की और भाग्य रुके की बात करी। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो चंद्रमा किस राशि में है, किस घर में बैठा है, किस नक्षत्र में है, और उसे बचपन में दशा बैलेंस किस ग्रह की मिली, यानी जो नक्षत्र था बचपन में जब पैदा हुआ उसका स्वामी कौन था,
वहाँ से उसके जीवन का सफ़र की शुरुआत होती है और तभी डिसाइड हो जाता है कि इस बच्चे का जीवन लीला कैसी चलने वाली है आगे। अगर जो उसके बच्चे का बर्थ नक्षत्र का स्वामी है कि त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, यानी वो बच्चा अच्छे पूर्व जन्म के कर्म करके आया है। 9th हाउस में बैठा है, पिता के भाग्य को बढ़ाने आया है। बहुत सारे और भी एंगल आपको देखने होते हैं इसके लिए कि जो दशा मिली वो उस कुंडली में कहीं छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी तो नहीं है। छठा भाव जो होता है कुंडली का, बीमारी का भी होता है। बच्चा अगर पैदा हुआ है वो नौकरी नहीं करेगा, वो कोई कोर्ट केस लड़ने नहीं रहा, वो बीमारी है छठा घर बच्चे के लिए। तो बच्चे का बचपन हो सकता है अच्छा ना बीते उसका, चाहे वो 9वें 12वें घर में बैठा है। इसके बाद सीक्वेंस में दशा धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है। कुंडली का जो पहला भाग होता है वो लगन कहलाता है, जिससे अमूमन ये देखा जाता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, रूपरेखा वगैरह कैसी होगी, उस घर का स्वामी किस घर में गया, ये डिसाइड करता है कि उसका इंक्लिनेशन किस तरफ होगा। अगर वो 5वें घर में, 9वें घर में बैठा है तो एक ब्लेस्ड सोल है वो। 5वां घर हमारा पूर्व जन्म का होता है, 9वां घर हमारा धर्म कर्म का होता है, भाग्य का होता है। पिता का भाग्य भी बढ़ा सकता है पैदा होने के बाद। यहाँ से हम अपने कुंडली को देखना शुरू करते हैं और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है जैसे जैसे दशा बढ़ती जाएंगी। यानी दशा सीक्वेंस कैसा मिला, छठे की दशा मिली किसी को बचपन में, वो ख़त्म हुई और 8वें घर की दशा आ गई, उसके बाद 12वें घर की दशा आ गई या इन्हें अशुभ ग्रह देते हैं, तो इसका मतलब बचपन खराब गया, पढ़ाई खराब हो गई। और जब बचपन खराब मिला, पढ़ाई खराब हो गई, तो अमूमन सक्सेसफुल होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। यानी उसका तो पहले ही निर्धारित था कि जीवन पूर्व जन्म के कुछ पापों को लेकर पैदा हुआ है, जिसे भोगने के लिए पैदा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो राजयोग कारक ग्रहों की दशा लेके पैदा होते हैं। शुक्र की दशा को लेके पैदा हुआ, तुला लगन है या वृष लगन है, 9वें घर में बैठा है, चौथे घर में बैठा है, 20 साल की दशा होती है उसकी, शुक्र की। भोग ऐश्वर्य का कारक होता है। 5वें घर में बैठ गया, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी। 10-15 साल की दशा बैलेंस मिली, 10-15 साल तक पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, यानी फाउंडेशन उसे अच्छी मिल गई। उसके बाद सूर्य की दशा आएगी। तुला लगन वाले के लिए 11वें भाव का स्वामी सूर्य हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर होता है सूर्य, आपको कहीं ना कहीं डोमिनेशन देता है। उसका भी संबंध 5वें 9वें घर से आया तो आगे के 6 साल बढ़िया हो गए। जब 21 साल तक पढ़ाई वगैरह अच्छी आ गई, पहले शुक्र की दशा आई, सूर्य की दशा आई, 20-22 साल का बच्चा हो गया। उसके बाद चंद्रमा की दशा आई, वो 10वें घर का स्वामी है, ये कैरियर होता है। दशा सीक्वेंस इतनी खूबसूरत मिली उस बच्चे को, सब कुछ स्मूथली चलता गया, क्योंकि वो ऐसे कर्म, ये सब दिखाता है पिछले जन्म के उसके कर्म थे। उसके बाद मंगल की दशा आएगी तो राइज करता धीरे धीरे चला जाएगा वो बच्चा। इनकी पेंडिंग कर्मा भी इसके जिम्मेदार है। बिल्कुल, मैंने बताया आपको, वो किसी खास समय पर पैदा हुआ, खास व्यक्ति के घर में जन्म हुआ उस व्यक्ति का। जैसे गुरुदेव राव सर हैं, उनको अपने गुरुजी के बारे में बताया करते थे। बंगाली थे, वो एक बंगाली परिवार में पैदा हुए। बंगाली परिवारों में मांस मच्छी खाना बहुत ही एक बड़ी कॉमन सी बात होती है, पर वो जब छोटे से थे तभी से उन्होंने प्याज, लहसुन, मांस मच्छी को छूते ही नहीं थे, बहुत छोटे। तो ये कहा जाने लगा वहाँ उनके परिवार में और आसपास कि ये बच्चा अपने पूर्व जन्म का कोई भक्त रहा है, जो अपना यहाँ पर एक इस तरह से इसे पूरा करने के लिए आया है, अपनी साधना पूरी करने आया है। तो उसके लिए अलग से रसोई वगैरह बनाई जाने लगी घर में, तो ये पहले ही पता लग जाता है। ऐसे में ना अनिल जी, कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने अपने आसपास भी देखा है, जो कुछ नहीं करते, ना तो वो मेहनत करते, ना उनका लाइफ में इतनी स्ट्रगलिंग होती है, बट फिर भी बिना कुछ किए भी ना उन्हें अचानक से बहुत कुछ मिल जाता है। देखिए, अचानक से कुछ नहीं मिलता है, फिर दशाओं का खेल है। अगर हम मेष लग्न की कुंडली की बात करते हैं
10वें घर का स्वामी इसमें बनता है शनि बनता है, 11वें का भी शनि बनता है, 9वें का बृहस्पति बनता है। ये अगर दोनों इकट्ठे बैठ गए तो राजयोग धन योग बनाते हैं। चतुर्थेश मंगल, पंचमेश सूर्य साथ साथ बैठ जाएं तो ये भी राजयोग बनाते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को अपने कैरियर के टाइम में किसी धन योग के कारक की दशा मिल जाए या योग कारक की दशा मिल जाए तो तरक्की करना निश्चित है उसके लिए, तो स्वाभाविक है, ये दशाओं का खेल है। और यदि किसी का भाग्य रुका हुआ है तो वो कैसे करेगा पता कि कौन से ग्रह उसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, भाग्य रुका हुआ नहीं होता। 9वें घर से किसी भी कुंडली का जहाँ 9वां घर होता है स्थित, उसके स्वामी कि उस घर का मालिक कौन है। अगर वो इल प्लेस है तीसरे घर में, छठे घर में, तीसरे घर में, तो फिर भी हम कह देते हैं कि 9वें घर को देख रहा है तो कभी तो देगा ही। छठे घर का स्वामी है, छठा घर हमारा डिस्प्यूट्स का होता है, डिसीजेस का होता है, झगड़ों का होता है, लोन्स का होता है। 8वां घर अष्टम हमारा जो होता है गुण विद्या वगैरह के साथ साथ रुकावट का होता है, ऑब्स्टिकल्स का होता है। वहां चला गया तो हम कहेंगे कि भाग्य का स्वामी, भाग्य के घर का स्वामी इल प्लेस है। जब उसकी दशा आएगी तो अपने 9वें घर भाग्य के फल देने में वो पूरा सक्षम नहीं होगा। फिर डिले की बात करते हैं। जैसे कहा जाता है यदि 9वें घर में शनि आ जाए तो अमूमन भाग्य को डिले कर देता है, नेचुरली भी डिले करता है। 9वां घर पिता का कारक भी होता है, तो उनसे भी संबंधित कुछ परेशानियां रहती हैं यदि 9वें घर में कोई उग्र ग्रह आके बैठ जाए, 9वें घर का स्वामी अष्टम में आ जाए। भाग्य के बारे में यहीं से पता लगाते हैं। सेकंड हाउस हमारा अक्यूमुलेटेड वेल्थ होता है या बैंक बैलेंस होता है। ये तभी बन सकता है कोई आदमी कुछ काम करता हो या कहीं ना कहीं कोई उसका अर्निंग का सोर्स हो। नहीं तो दूसरे घर से हम वाणी भी देखते हैं, उसका खान पीन कैसा रहेगा, कैसा खाना पसंद करेगा, उसकी वाणी कैसी रहेगी। राहु मंगल का आ गया तो उसकी भाषा बहुत अभद्र हो जाती है, वो ठीक से लोगों के साथ बोलने चालने लायक नहीं रहता। वेल्थ तभी बढ़ेगी जब उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम बन रहा हो कुंडली में। अब आपने कहा कि कुछ भी नहीं करता, किसी की लॉटरी लग जाती है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो उसके ऐसे धनयोग होते हैं पावरफुल, सट्टा वट्टा खेलता है, तो उसके लिए पंचमेश, एकादशेष और अष्टमेश का संबंध होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो गैम्बलिंग भी करता है, स्टॉक मार्केट वगैरह भी लगाता है, तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। तो इनका जैकपॉट लग जाता है। These yogas are connected। इसी से बात करते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस के बारे में, थर्ड हाउस आपका होता है करेज का होता है। आदमी कितना करेजियस है, ऐसा माना जाता है। थर्ड हाउस में मैलेफिक्स की प्रेजेंस बहुत अच्छी मानी जाती है। ये आपको कर्म करने के लिए अग्रसर करता है, आपको एक तरह से एग्रेसिव बनाता है। मार्स थर्ड हाउस में आ जाए सो वन कैन बिकम लाइक अ वेरी गुड एथलीट आल्सो, एथलीट बनाता है, यानी उसका जो वैल्यूअर है बढ़ जाता है। थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नीज का भी होता है, ये कम्युनिकेशन का भी होता है। जो आजकल आप देखते हैं ना ब्लॉगर वगैरह, ये हाथ में मोबाइल फोन वगैरह लिए हुए घूमते हुए दिखाई देते हैं, बनाते, ये थर्ड हाउस में होता है। जैसे किसी का थर्ड हाउस में राहु वीनस वगैरह बैठा है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का भी होता है। ये आपका टैलेंट भी है। यहाँ पे अगर शुभ प्रभाव आ जाए, चंद्रमा, शुक्र, बुध वगैरह का अगर संबंध आ जाए तो आदमी की एक आर्टिस्टिक टैलेंट होता है उसमें, यहाँ से उसे आर्टिस्टिक वो देता है। थर्ड हाउस में शुक्र बैठा है, मरकरी बैठा है, तो वन में भी लाइक एक्टिंग फील्ड में हो सकता है, मल्टी टैलेंटेड होगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मरकरी या बुध हमारा एक तरह से ये कम्युनिकेशन को भी इंडिकेट करता है। इसी पे आते हैं फोर्थ हाउस। चतुर्थ भाव से या फोर्थ हाउस से हम देखते हैं मदर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, व्हीकल्स के बारे में। तो अगर मैं कहूँ किसी का थर्ड हाउस बहुत अच्छा है, शुभ ग्रह देख रहे हैं, फोर्थ लॉर्ड बहुत अच्छा वेल प्लेस है, तो क्या उसका मदर का सब कुछ अच्छा होगा? क्या प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी और क्या वाहन का सुख भी होगा? नहीं। इसके लिए हमें पराशर जी ने षोडश वर्गा अलग अलग कुछ कुंडलियां बनाने को दी हैं।
अगर मदर के बारे में जानना है तो लगन कुंडली में हमें चंद्रमा की कंडीशन देखनी होगी। चंद्रमा शुभ प्रभाव में है, किसी अच्छे घर में बैठा है तो माता का सुख होगा। लेकिन साथ ही साथ एक कुंडली बनाते हैं, हम उसे कहते हैं D12 या द्वादशांशा चार्ट। वहाँ भी 4th हाउस 4th लॉर्ड को एनालाइज करते हैं। अगर वहाँ अच्छा है तो माँ का उसे बहुत प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। अब चौथे घर की बात करें, प्रॉपर्टी की भी हम होता है, तो इसके लिए हम 4th हाउस 4th लॉर्ड की कंडीशन देखते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का कारक होता है मंगल। हम मंगल की कंडीशन देखते हैं कुंडली में कैसी है, क्या वो अच्छा है। अगर वो अच्छा नहीं है तो प्रॉपर्टी हो सकता है हो, सुख नहीं मिल पाएगा। ये एक कुंडली बनाते हैं हम, चतुर्थांश कहते हैं उसे हम। उसमें 4th हाउस या 4th लॉर्ड वेल प्लेस है तो प्रॉपर्टी का तो कन्फर्मेशन हो गया, सुख नहीं होगा उससे प्रॉपर्टी का। जैसे मैं बात करूं चांदनी चौक वगैरह इलाके में, देखें पुराने लोग हैं जिनके पास 70 80 साल से उन्होंने किराए पे दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी उनकी है, किराया किसी का 100 रुपये आता है, किसी का 1000 रुपये आता है, जबकि करोड़ों में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो प्रॉपर्टी तो है पर सुख नहीं है उसका। और कई बार ऐसा कहते हैं ना अनिल जी कि जिनके में माँ का सुख है तो कई बार ना उनकी ज़िंदगी में डिले होने के बाद भी उनको ब्लेसिंग्स मिल जाती है कि वो माँ के साथ उनका संबंध अच्छा है। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। हमारे गुरुदेव श्री KN राव जी अक्सर कहा करते हैं, जिसने अपनी माँ का मान नहीं किया, माँ का सम्मान नहीं किया, उसे कभी भी जिंदगी में उन्नति या तरक्की नहीं मिलती, वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। पिता से पहले माँ का सम्मान करना जरूरी होता है। इसलिए तो कहते हैं कि माँ ही हमें इस धरती पर अपने कोख में 9 महीने रखती है, तो उनका तो सम्मान करना ही वो चाहिए। दर्द इतना सहती हैं जी। वो सब कुछ सहती हैं। माँ का दर्जा अदरवाइज भी, आप नारद भक्ति सूत्र पढ़ेंगे उसमें भी आता है, माँ का दर्जा पहले होता है। जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे तो आज्ञा लेने के लिए पहले अपनी माँ के पास गए थे, उसके बाद पिता के पास गए थे। वहां से संबंध चला रहा है ये। इसी पे आते हैं 5th हाउस। 5th हाउस, यह कुंडली का दूसरा त्रिकोण होता है। पहला त्रिकोण होता है लगन, दूसरा होता है 5वां घर, पंचम स्थान। यह हमारी बुद्धि का होता है, पूर्व जन्म का होता है, पढ़ाई लिखाई का होता है, इमोशंस का होता है, इंटेलिजेंस का होता है, साथ ही साथ संतान का भी होता है। ये सब चीज़ें हम 5वें घर से देखते हैं। 5वें घर का स्वामी कहाँ जाके बैठा, यदि पंचम भाव का स्वामी 6ठे में गया तो कभी कभी संतान भी अपनी शत्रु बन जाती है, क्योंकि 6ठा भाव जो होता है शत्रु का भी होता है। पंचम भाव में जितने शुभ ग्रह होंगे या शुभ एस्पेक्ट होगा उतना ही अच्छा मिलता है, उसे सब कुछ मिलता है जीवन में। पढ़ाई लिखाई के लिए खास तौर से हम देखते हैं, पंचमेश यदि पंचम में है, पंचम को देख रहा है या किसी ट्राइंग के स्वामी के साथ बैठा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। नहीं तो पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाती है, क्योंकि बच्चे की जो फाउंडेशन बनती है वो बचपन में 4 साढ़े 4 साल के बाद पढ़ाई लिखाई से शुरुआत होती है उसकी। और यही आपके पूर्व जन्म का भी होता है। आपने बहुत पहले सुना होगा, ये कुछ लोग ये कहा करते थे, पता नहीं हमने ऐसे कौन से कर्म करे थे, कौन से मोती दान किए थे, इतनी अच्छी संतान मिली। कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा, पता नहीं कौन से पाप किए थे पूर्व जन्म में, ऐसी संतान मिली। तो संतान और पूर्व जन्म का इस तरह से संबंध होता है। और इसे देखने के लिए अगर अपने पूर्व जन्म के कर्म देखने हैं तो दृष्टिकोण या D3 कुंडली देखें, और संतान का सुख देखना है तो सप्तांश कुंडली या D3 देखें। वहाँ पे आपको सब कुछ ये दिखाई देता है। और ना मैंने ना अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत रिच हैं, जिनके पास सब कुछ है, पर उनके बच्चे उस लायक निकलते ही नहीं। बच्चों बिल्कुल नीचे मिडिल क्लास है, उनके बच्चे चमक जाते हैं। देखिए, एक तो इसमें सोशल उसमें देखें तो जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, सब कुछ हैं, वो बच्चों को बचपन से ये एहसास ही नहीं होने देते कि ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। वो उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उससे पहले ही सब कुछ अवेल कर देते हैं। मिडिल क्लास फैमिली वगैरह के जो बच्चे होते हैं, एक तो वो बचपन से देखते हुए बड़े होते हैं कैसी तंगी में पले हैं। साथ ही साथ पंचम स्थान का ही संबंध आता है। यदि पंचम हाउस बिगड़ गया
तो संतान भी बिगड़ जाती है, संतान की पढ़ाई लिखाई भी बिगड़ जाती है यहाँ से। और यदि फिर भी जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। जुपिटर यदि फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है तो खुशहाल होते हैं बच्चे। लेकिन किसी का फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन जुपिटर का संबंध ना हो तो संतान तो होगी पर संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। इसी पे आते हैं सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस होता है हमारा सर्विस का, नौकरी का, कोर्ट केसेस का, लोन का, बीमारी का होता है। छठे घर में भी खास तौर से अशुभ ग्रहों को प्रेस किया गया है। खास तौर से मंगल को बहुत यहाँ पे शुभ माना गया है। यहाँ पे करेज देता है, फाइट बैक पावर देता है, आदमी फाइटिंग पावर देता है, क्योंकि शत्रुओं का घर है। शत्रु को जीतने के लिए अशुभ ग्रह का होना यहाँ ज़रूरी होता है। शनि होगा तो आदमी का इंक्लिनेशन थोड़ा सा जॉब सर्विस की तरफ होता है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग भाव के लिए हमें ऐसे देखना पड़ता है। सेवेंथ हाउस। सेवंथ हाउस होता है विवाह का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बताता हूँ आपको, इसके लिए भी अभी विवाह का होता है, स्पाउस का होता है, बिजनेसमैन के लिए पार्टनरशिप का होता है। लेकिन पराशर जी ने दूसरे घर को और सेवंथ हाउस को मारक का स्थान भी दिया है, यानी ये मारक भाव भी होता है। स्पाउस का तो है, मारक भी है। यदि किसी की उम्र पूरी हो रही है, 70-80 क्रॉस कर गया, सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड की दशा आ गई, तो यह उसका अंतिम समय भी हो सकता है। वाकई है सर? हाँ जी, मारक होता है, मारक भाव होते हैं दूसरा घर और सातवां घर। लेकिन कब होगी? जब उसकी आयु का समय आ गया। आयु का निर्धारण हम पहले करते हैं कि इसकी अल्प आयु है, मध्य आयु है या पूर्ण आयु है। किसी की यदि मध्य आयु है तो हम कहते हैं लगभग 60-70 साल की उम्र होनी चाहिए इसकी, और उस दौरान अगर इसकी दशा आ गई तो वो अशुभ साबित हो सकती है उसके लिए। हो सकता है कैरियर, पार्टनरशिप वगैरह बहुत अच्छी चल रही हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो घर में उसके, पर क्योंकि मारा भाव भी है तो आयु के लिए अच्छा नहीं होता। और अगर किसी ने अपनी कुंडली देखी और उसको ये मारक भाव दिख गया तो वो उसके लिए क्या उपाय करे? देखिए, पहले तो हम देखेंगे ना कि मान लीजिए किसी की अभी 30-32 साल ही उम्र है उसकी, लेकिन जब आयु की गणना करी तो मध्य या पूर्ण निकली, तो हो सकता है थोड़ी बीमारी दे देगा। हाँ। कुछ तो फल देगा ही देगा अपने, पर मारेगा नहीं। इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, किसी को भी मारेगा नहीं कभी भी। वो कष्ट देगा थोड़ा। कष्ट, हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है कभी कभी। कष्ट दे के निकल जाएगा, जब दशा पूरी हो जाएगी, अंतरशा वगैरह, समय निकल जाएगा वो। इसी पे आते एट्थ हाउस। अष्टम भाव, गूढ़ भाव, ये एक तरह से हाउस ऑफ सीक्रेसी होता है। सारे रहस्य लिए छुपा है आपकी कुंडली में। जिन जिन घर के स्वामी आके बैठ जाते हैं उनसे संबंधित कुछ सीक्रेटिव चीजें होती हैं। जैसे सप्तमेश आके बैठ गया, अभी आपने बड़े खुश होकर बताया विवाह का घर होता है सप्तम, तो सप्तेश यहाँ आ गया तो स्पाउस के लिए क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हाउस ऑफ सीक्रेसी में चला गया। साथ ही साथ ये आयु का भाव भी होता है। यहाँ से हम लॉन्जिविटी भी देखते हैं। यदि यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं या शनि बैठा हो, कंडीशन ये है शनि वक्री नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल थिंग्स लंबी आयु देता है। और साथ ही साथ मैंने बताया हाउस ऑफ सीक्रेसी भी होता है और कुछ क्रॉनिकल डिसीजेस का भी होता है। क्रॉनिक डिसीज भी अष्टम भाव देता है हमें, जो लंबे समय तक चलती हैं। अच्छा गुरुजी, ऐसा कहते हैं ना कि कभी कभी नीच का ग्रह भी अच्छे फल दे देता है। नीच के ग्रह का बताता हूं मैं आपको। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड यदि नीच के हो जाएं या इन घरों में नीच के ग्रह आकर बैठ जाएं, दे बिकम राजयोग कारक। एग्जाम्पल एक ही मुझे मालूम है इसका, जो गुरुदेव राव सर ने कोट किया था। चंद्रशेखर जी जब पॉलिटिक्स में एक्टिव थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई थी कुछ लोगों को। उन्होंने कहा इनका तो सितारा डूब रहा है, द्वादश भाव में बुध नीच का होकर बैठा है, बुध की दशा है, तो सितारा डूब गया।
अब आप ये इनका, क्योंकि 12th हाउस जो होता है पॉलिटिशियंस के लिए रिटायरमेंट का होता है या एक तरह से पार्टी बदलने का होता है, तो होते होते कोई उनके थ्रू राव सर को भी उन्होंने अपने पास बुलवाया ऑफिस और कहा महाराज हमारी कुंडली देखें। तो तब उन्हें मिथुन लगन की कुंडली दी गई थी। तो सर ने कुंडली देखी और कहा कि जो इनके लाइफ के ट्रेड्स रहे हैं उससे तो मिथुन लगन हो नहीं सकता, मुझे कुछ समय दो, मैं इनका लगन फिक्स करूंगा, पहले फिर बताऊंगा। करते करते उन्होंने निकाला लगन, मेष लगन बना उनकी जो जीवन में घटनाएं घटी थी। फिर उन्होंने कहा उनके सामने बैठकर चंद्रशेखर जी के कि आपका मेष लगन है और द्वादश भाव में बैठे हुए नीच की बुध की दशा है और आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सब चौंक गए बाकी बैठे हुए, ये क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी देश के माने माने कह रहे हैं कि सितारा डूब रहा है। उन्होंने कहा जब बन जाएंगे मैं तब बताऊंगा आपको ये क्यों कहा मैंने। इलेक्शन हुए और वो प्रधानमंत्री देश के बने और इस चीज को सार्वजनिक रूप में चंद्रशेखर जी ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा और सार्वजनिक सबके सामने कहा। अभी कुछ दिन पहले मैं कंसल्टेशन कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया उनके दादाजी चंद्रशेखर जी के मित्र थे और वो ये घटना उन्हें सुनाया करते थे। तो ऐसे फल देते हैं तीसरे, छठे और 12वें भाव में नीच के ग्रह या इनके लॉर्ड्स नीच के हो जाएं। भाग्यशाली हैं ये लोग। बिल्कुल होंगे। राजयोग, देखिए राजयोग को आप कभी भी, जिनकी कुंडलियों में बहुत सारे राजयोग होते हैं वो किसी ना किसी कॉस्ट पे होते हैं लाइफ में। इट कुड बी फैमिली। हमेशा राजयोग जिनके भी फलीभूत हुए कहीं ना कहीं परिवारों ने सफ़र किया। कोई ना कोई परिवार में ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से सफरिंग मिलती है। राजयोग अमूमन बिना सफरिंग्स के अपने फल देते नहीं हैं, बलिदान मांगता है। अब वो जैसे भी आप कहना चाहें, सैक्रिफाइसेस। इसे पाते 9th हाउस। 9th हाउस होता है गुरु का स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, साथ ही साथ लॉन्ग जर्नीज का होता है। या इससे अगर जुपिटर का संबंध आ जाए तो आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। सूर्य का संबंध आ जाए तो पिता का मान सम्मान करने वाला होता है। यानी अगर शुभ ग्रहों का संबंध यहाँ से आया तो उसे इन सब चीज़ों का सुख मिलता है। पिता का मान सम्मान करने वाला होता है, गुरुओं का सम्मान करने वाला होता है, लंबी यात्राएं करता है। इसमें एक चीज़ और मैं अलग से इसे हट के बताना चाहूँगा, यदि 9th हाउस राहु केतु एक्सिस में आ जाए, यानी राहु 9th हाउस में आ गया तो थोड़ा सा परंपरा से हटा देता है वो। राहु चांडाल है, 9वां घर गुरु और धर्म का घर होता है, यानी धर्म कर्म को ना मानने वाला भी हो सकता है। पर उसकी लंबी यात्राएं बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि लंबी राहु जो होता है विदेश यात्राओं का कारक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म वगैरह से थोड़ा दूर हट जाता है वो। जो लोग नास्तिक होते हैं क्या ये ग्रह जिम्मेदार हो सकता है। एक दो कुंडली मेरे पास ऐसी भी रखी हैं जिनके राहु 9th हाउस में बैठा है, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इसी पे आते 10th हाउस। 10th हाउस हमारा कर्म स्थान, आज के टाइम में प्रोफेशन का माना जाता है। 10th हाउस से हम देखते हैं अपना हमारा रोजी रोटी कमाने का जरिया कैसा रहेगा। तो ऑब्वियस है पढ़ाई समाप्त किसी ने की, दशमेश की यदि दशा आ गई तो कैरियर बड़ा स्मूथ चलेगा। साथ ही साथ जब 11th लॉर्ड की, 2nd लॉर्ड की जब दशाएं आती हैं प्रमोशन वगैरह मिलते हैं। अलग अलग ग्रह यहाँ जो बैठे होते हैं वो अलग अलग तरह के कैरियर देते हैं। सूर्य होगा, सूर्य का संबंध आया, सूर्य बैठा है, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा, कोई भी अथॉरिटेटिव पोस्ट मिल जाएगी उसे, अपने ऑफिस का हेड हो सकता है। पुराने ज़माने में राजा कहते थे, अब तो राजा होते नहीं हैं, तो कोई भी अपने ऑफिस वगैरह का एक हेड बन सकता है। चंद्रमा हो गया किसी भी मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह या इस तरह कोई लिक्विड्स वगैरह का, उससे संबंधित कुछ उसका सोर्स ऑफ इनकम वगैरह रहेगा। तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग कारक होते हैं। 11th हाउस गेन्स का होता है, मल्टीपल, एक तरह से उपच भाव कहते हैं 11वें भाव को। बड़े भाई बहन का भी होता है, आपके मित्रों का भी होता है, अवार्ड्स का भी होता है,
अचीवमेंट्स का होता है, यानी जो आपके प्रमोशंस वगैरह होती हैं वो सब 11th हाउस में होती हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का होता है ये हाउस। तो इसका हाउस का लॉर्ड, हाउस किन किन ग्रहों से ग्रस्त है? शुभ प्रभाव में है, अच्छा होगा। 11th हाउस में राहु को बड़ा प्रेज किया गया है, लाइफ में बहुत सी मेटेरियलिस्टिक गेन्स बहुत देता है राहु 11th हाउस का, बहुत धन दौलत देता है 11th हाउस का राहु। लेकिन एक बात और होती है, राहु जितना खुल के धन वर्षा करता है, राहु के बाद जुपिटर आता है, वो बहुत कुछ छीन लेता है व्यक्ति से। राहु में जितना मिला होता है उसमें बहुत कुछ छीन लेता है, क्योंकि जुपिटर धर्म कर्म का कारक है, वो उस पर उतना ही रहने देगा जो उसके हिस्से का था। अच्छा, एक्स्ट्रा नहीं देगा, वो ले लेता है, अमूमन देखा गया ऐसा कुंडलियों में। आखिरी घर 12वां 12th हाउस। 12वां घर जो होता है वो आपका मोश का होता है, सब कुछ आपने किया, निकलो यहाँ से। लॉसेस का होता है, फॉरेन का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, इंसोम्निया का होता है, साथ ही साथ जेल का भी होता है। अशुभ प्रभाव में लॉसेस होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन होता है और जेल जाना पड़ सकता है। शुभ प्रभाव में फॉरेन से कोई भी संबंध होगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना अच्छे ग्रहों से संबंध, 12वें भाव का, 12वें भाव से 10वें घर का संबंध आ गया, 1 में भी जेलर, हॉस्पिटलाइजेशन है तो हो सकता है किसी का करियर डॉक्टर वगैरह हो या हॉस्पिटल से कनेक्टेड करियर वगैरह हो। लॉसेस का भी होता है, इल प्लेस है तो लॉसेस होते हैं उस व्यक्ति को जीवन में। ये तो हमने बात की सारे 12 हाउसेस को लेकर के। अब मैं जानना चाहूँगी कि इन 12 हाउसेस में कौन से लकी हाउसेस हैं, 6 या 3, जो लगता है आपको कि ये लोग तो पैदा ही हुए हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, जो ट्राइन्स होते हैं हमारी कुंडली के, लगना, 5वां घर और 9th हाउस, ये बड़े पायस होते हैं। जब बात की आपने लकी होने की, तो लकी के साथ सीधा सीधा कनेक्शन आता है 9वें घर का। यदि 9वें घर का 10वें घर का संबंध हो जाए, राजयोग बनता है, भाग्योदय होता है। ऐसा भी कहा जाता है, साउथ में तो ये माना जाता है 5th 7th लॉर्ड इन 9th हाउस और 9th लॉर्ड इन 7th हाउस, वो लोग इसे कलत्र दोष मानते हैं, यानी विवाह में अड़चन वगैरह। लेकिन हम इसे देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका, 7th हाउस 9th हाउस में हो या 9th लॉर्ड 7th हाउस में हो तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है इन लोगों का। 9th लॉर्ड 11th लॉर्ड एक धन योग बनाता है बहुत स्ट्रांगली। 5th लॉर्ड 9th हाउस का संबंध हो जाए, 1 इज बॉर्न लकी। महाधनी बनने के लिए धनी नहीं होता, 5th और 9th जो है धन नहीं देता, भाग्यशाली बनाता है। जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए महात्मा गांधी की बात करूं, उनके पास तो एक धोती और डंडा था बस, भाग्यशाली तो थे। तो धन से कोई संबंध नहीं है भाग्यशाली होने का। उसके लिए आपको धन भाव के प्लैनेट्स को देखना होगा, 5th हाउस 9th हाउस 10th हाउस से कनेक्ट करना होगा। धन और राजयोग तब मिलेंगे। अगर राजयोग है तो नेम फेम मिलता है, धन योग है तो मेटेरियलिस्टिक गेन्स होते हैं जिंदगी में। अब हमने बात किया इनके नेगेटिव और पॉजिटिव की। अब मैं जानना चाहूँगी कि हर 12 हाउसेस के लिए कौन कौन से ऐसे रेमेडीज या ऐसे मंत्र हैं जो हर एक युवक को करना चाहिए? देखिए, हाउसेस की रेमेडी नहीं होती है, ग्रह के लिए रेमेडी करनी होती है। 9 ग्रह होते हैं, अब आप हर ग्रह के लिए रेमेडी करें, हर ग्रह का करें, इसके बजाय बैठ के 9 ग्रह स्तुति करें। इसमें सभी 9 के 9 प्लैनेट्स की स्तुति हो जाती है। वैदिक मंत्र दिए हैं 9 ग्रह की, मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगते हैं। अगर आप इसे 3 बार भी कर लेते हैं तो 9 ग्रह स्तुति आराम से मिल जाती है, अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो। नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसे बैठ के आप। लेकिन हाँ, जब बात राहु की आ जाती है या शनि की आ जाती है या केतु की आती है, तब लोग डरते हैं, कहते हैं नहीं हमें तो इसके सिवा भी कुछ चाहिए, हमारा काम नहीं चलेगा इससे। तो 9 ग्रह बता दिए, हमें तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो शनि के लिए हम दशरथ कृत नील स्तोत्र का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और शनिवार को खास तौर से कुछ काली चीज़ें शनि मंदिर वगैरह में दान करते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। राहु की बात करें
तो गुरुदेव राज सर हमेशा बताते हैं जब भी राहु की दशा आए तो ये कन्फ्यूज़न भर देता है मन में। जितना हो सके वृंदावन की परिक्रमा करें इस दशा में। जितना राहु की दशा में परिक्रमा करेंगे उतना ही मन को ये शांत करता है। केतु की दशा में गणेश भगवान जी की, गणेश जी की स्तुति करें, विनय स्तोत्राणी का पाठ करें या दुर्गा जी का स्तोत्र करें, क्योंकि आपको केतु स्पिरिचुअलिटी भी देता है, थोड़ा सा एक डिटैच भी करता है जरा थोड़ा सा। अनिल जी, कई लोगों की ना ऐसी शिकायत होती है, मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि संकट कहते हैं ना, कोई अगर घर से निकल रहा है, उन्हें लगता है कि शायद हम पे कोई ग्रह का या किसी चीज़ का छाया है जो हमें ये चीज़ हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है। कई लोगों पे अचानक संकट आ जाता है, कई लोग कुछ नहीं करते पर उनमें अचानक से उन पे कोई इल्ज़ाम लग जाता है, तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, जब वो कहते हैं ना, कोई बात करते हैं कि हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता है, शनि राहु का संबंध जब अष्टम भाव से आता है ना, तो अमूमन लोगों के दिमागों में इस तरह के विचार ना कर रहे होते हैं, हमारे पर किसने कुछ कर तो नहीं दिया, हमारे घर में तो नहीं किसने कुछ कर दिया, हमारे बच्चों पे तो किसी ने कुछ नहीं कर दिया, उनके मन में थोड़ा चलता है। तो इसका सीधा सा उपाय है, घर में बैठ के, उसमें आता है नारद भक्ति सूत्र में एक श्लोक आता है जो गुरुदेव रासर में बहुत पढ़वाते थे। जिस घर में नित्य पाठ पूजा होती है उस घर में कभी कोई संकट नहीं आता, किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष नहीं होता, पितृ दोष नहीं होता, देवता प्रसन्न होते हैं, पितरगण प्रमुदित होते हैं। तो आप अपना भजन कीर्तन करें बैठ के घर में। या कुछ लोगों का चंद्रमा जब राहु केतु एक्सेस में होता है तो इल्यूजन कन्फ्यूजन सारा दिमाग में उनके भरा रहता है, इसी तरह की चीज़ होती हैं। पर अष्टम भाव जो होता है वो हमारा अकल्ट नॉलेज का भी होता है। ये जिसे हम आप बात करते हैं ब्लैक मैजिक की या डार्क, उसकी बात करते हैं। राहु का संबंध अमूमन या शनि का संबंध इससे आता है अष्टम से। तो उसके लिए आपको यही उपाय करने चाहिए जो पहले बताए मैंने आपको। राहु और जब चंद्रमा की होती है सो मच कन्फ्यूजन उसके दिमाग में पैदा हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जप करें आप, जितना ज़्यादा कर सकते हैं, लिंगाष्टकम का स्तोत्र करें, सब खत्म हो जाएगा ये कन्फ्यूजन वगैरह आपके दिमाग से। इसी से ना मैं थोड़ा सेवेंथ हाउस को थोड़ा पूछना चाहूँगी, जो कि मैरिज से रिलेटेड पूछूंगी कि जिनकी शादी 30 साल के बाद होती है, कहते हैं आजकल तो शादी ही 30-32 के बाद होती है। तो ऐसा कहते हैं कि जिनकी शादी 30 साल के बाद होती है उनकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है, फिर उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर होती है। देखिए, सब कुछ ये तो एक कहावत है कि ऐसा होता है। दशाएं अगर उनकी राजयोग कारक की हैं, धन योग की हैं, ट्राइन के लॉर्ड्स की हैं, तो चमकता जाएगा, बढ़ता जाएगा सब कुछ ज़िंदगी में। अब शादी चाहे 25 साल में हो गई, मार्केश की दशा है, 6 लॉर्ड की दशा है, या अष्टमेश की दशा है, या अशुभ ग्रह की दशा है, वो तो 24-25 के बाद भी खराब होना शुरू हो जाएगा। इस सब के लिए ग्रह की दशाएं जिम्मेदार होती हैं। फिर कुंडली मिलानी ज़रूरी इसलिए ज़रूरी होती है, देखिए, जब 30-32 साल का कोई बच्चा हो गया, वो फुली मैच्योर हो गया, वो अपना अच्छा बुरा समझता है। ऐसा नहीं है आज के टाइम में माँ बाप ने लड़का लड़की पसंद करे, बिना मिले नहीं कुछ, और उनका विवाह कर दिया। वो मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, दे आर फुली मैच्योर्ड। तो अच्छे से वो समझ सकते हैं कि हम दोनों की आपस में बनेगी या नहीं बनेगी। पर हाँ, दशाएं ज़रूर चेक करनी चाहिए, भाव मैचिंग करनी चाहिए, क्या आगे गृहस्थी ठीक से चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा, जब भी ना हम शादी की बात करते हैं तो कहते हैं कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलान करते हैं, पर मैं जानना चाहूँगी आपसे, ऐसा कहते हैं कि आप अपना पार्टनर लिखवा कर लेकर आए हो, पर क्या कुंडली के आधार पर भी हम ये जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा पार्टनर बेस्ट रहेगा? देखिए, कुंडली में जब हम मिलान करते हैं, 4-5 कुंडली हैं, जैसे मैंने बताया, हम इसमें जब आप बात करते हैं गुण मिलान की, तो मैं तो इसे 100 में से सिर्फ 10 नंबर देता हूँ, क्योंकि जो गुण मिलान होता है ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी 8 ग्रहों का क्या वो कुंडली में वैसे ही आकर बैठे हैं? उनका कोई संबंध नहीं है इन चीज़ों का। तो इसीलिए हर ग्रह का मिलान किया जाता है, कुंडली के हर घर का मिलान किया जाता है कि कुंडली मैच हो रही है ना हो रही। एक से आपने मैच करा, आपको लगा 75 मिल रही है, एक से देखा 30% मिल रही है, एक से देखा 80-85 मिल रही है, तो ऑब्वियसली आप 80 वाले के लिए प्रपोज करेंगे। उसके बाद दशा ज़रूर देखी जाती है, आने वाली दशाएं कैसी हैं बच्चों की, क्या कैरियर में कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा, हेल्थ को कोई इशू तो नहीं है। सिर्फ गुण मिलान से कभी भी कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होता।
आजकल कई लोग तो गूगल पे नेट पे मिला लेते हैं। कुंडली नहीं मिला के दे सकता। आप एक बात अच्छे से समझें, ह्यूमन ब्रेन को आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह कभी भी, इवन एआई, वो नहीं कर सकते, एक तरह से इसे रिप्लेस नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आपके अनुभव के अनुसार, आप इतना ज्ञान है आपके पास, मैं जानना चाहूँगी आपके अनुभवों के अनुसार आज के जनरेशन में, आज के कलयुग में, या हम कुंडली की बात करें, आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी इंसान, किसी के कितने भी ग्रह खराब हो, कितने भी ग्रह उसके जिम्मेदार हो, वो इंसान अपने में ऐसा क्या परिवर्तन लेकर आए कि कोई ग्रह भी उसका कुछ ना बिगाड़? देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि ये जीवन तो हमारा कर्म प्रधान है, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करते रहें, साथ ही साथ प्रभु की शरण में भी रहें, तो अवश्य आपको इस जन्म के क्रियमान कर्म से कुछ ना कुछ सुफल मिलेगा ही मिलेगा। अब कुंडली जब आप लेके आए हैं तो क्रियमान कर्म तो आपके हाथ में है ना, फ्री विल, वो तो करना आपके हाथ में है ना। आपको मालूम है झगड़ा नहीं करना, किसी के चोरी नहीं करनी, ये करनी, लेकिन उसके बाद भी अपना विवेक भूलकर आदमी अगर ये कर्म करता है तो अपने क्रियमान कर्मों को भी खराब कर रहा है। आपने पता हर तरह से परेशानी से घिरा है, तो संचित कर्म भी थोड़े से उसके खराब हैं, क्रियमान भी खराब कर रहा है। ये आपके हाथ में होते हैं क्रियमान कर्म। जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरी तो कुंडली में लिखा था चोरी करना, लिखा तो मैं तो इसलिए चोरी कर रहा हूँ। कैसे लिखा है आपकी कुंडली में? आपकी कुंडली में तो लिखा है कि आप रात को भूखे नहीं सोएंगे, तो थाली को सामने रख के सारी रात बैठे रहें, देखें ना कैसे आपके मुंह तक आएगी वो चल के। किया ना आपने कर्म, आपने सोचा, आपने कहा आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खा लेता हूँ, पर ये आपके हाथ में है सोचना कि क्या आपको खाना है और क्या नहीं खाना। 12 हाउसेस के आधार पर अब यदि कोई व्यक्ति अब चाहता है कि उसके जीवन में जो भी उसने कर्म किए हैं, ठीक है, वो उसे भोगना ही है, उसे हम नहीं बदल सकते, पर अब उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जिससे वो दूसरों का अच्छा करके, या फिर यूं कहूँ कि अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। भागवत कृपा में आए, रोजाना 3 बार नारायण का योग करना शुरू करे, 1 बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू, जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। धीरे धीरे श्रद्धा भाव से करना शुरू करे, वो बिल्कुल बदलेगा। जिनके पास इनकी कुंडली नहीं है वो भी कर सकते हैं। सब करें, सब करें। जिसको भी सुनाई दे रहा है, जो सुन रहा है, जो चाहता है कुछ करना, वो करे। ये क्यों नहीं फल मिलेगा? विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा स्तोत्र है जिसका कोई दोष नहीं लगता, किसी भी तरह का त्रुटि हो जाए तो कोई दोष नहीं है इसमें। ऐसे में मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, देखिए हमने इस पॉडकास्ट में 12 घरों के बारे में, उनके नेगेटिव, उनके पॉजिटिव सारे रिजल्ट्स के बारे में बात की। फिर भी यदि किसी के पास कोई कुंडली नहीं है तो ये मंत्र या जो भी रेमेडीज है उसे ज़रूर करें। और देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोग वाकई बहुत लकी होते हैं या बहुत भाग्यशाली होते हैं जो जन्म से ही राजयोग लेकर आते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है, ऐसा दोष है, तो आप अपनी कुंडली खोलें, उससे चेक करें और उसकी रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करें। ज़रूर परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आएगा। यदि फिर भी कुछ आपके सवाल है जो हमें पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको इन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूं। नमस्कार। नमस्कार।